वेलकम। गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारी क्लासेस जो है वो ऑफलाइन भी चलती हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मिल जाएंगे आपको, तो आप वहाँ से किसी भी प्रकार की क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस पे, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। तो पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 है वो 5,934 पदों पे हो रही है। टोटल जो पद है इसके वो है 5,934 पद। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पशु परिचर एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस को किस तरीके से बांटा गया है और किस तरीके से उसको पढ़ना है और क्या क्या इसमें टॉपिक होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पशु परिचर एग्ज़ाम है, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिलेबस है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है पार्ट ए है और जो सेकंड है वो है पार्ट बी। एक रखा गया पार्ट ए, पार्ट बी। टोटल आपके क्वेश्चन बताए गए हैं 150। जो टोटल क्वेश्चन है 150 है, जिनको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए का जो वेटेज रखा गया है वो रखा गया है 105 क्वेश्चंस, ठीक है, 105 क्वेश्चंस। और जो पार्ट बी है इसका वेटेज रखा गया है 45 क्वेश्चंस, 45। 150 टोटल क्वेश्चन है, ओके। और 105 क्वेश्चंस हो गए आपके पार्ट ए के, और पार्ट बी का जो वेटेज हो गया वो हो गया 45 क्वेश्चंस का। पार्ट ए है उसमें इंक्लूड किया गया है राजस्थान से रिलेटेड जो आपका करंट सिनेरियो चल रहा है वो राजस्थान का स्टैटिक जीके है। इसके साथ साथ जनरल साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है। इस तरीके का सिलेबस इसमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। जो पार्ट बी है तो पशु परिचर एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड जो पशुओं का जो जनरल जो नॉलेज है उसके बारे में पूछा गया। पार्ट बी में पशुपालन से जो संबंधित आपकी जो शब्दावलियाँ रहेंगी, उनका जो जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, पशुओं को किस तरीके से रखा जाना चाहिए, किस तरीके के उनको चारा दिया जाना चाहिए, किस तरीके से उनको स्वस्थ रखा जा सकता है, उनका टीकाकरण कैसे होना चाहिए, पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, उनके उपचार किस तरीके से रखने चाहिए। इसके अलावा जो उनसे अवशिष्ट बनेंगे उनका किस तरीके से प्रबंधन होना चाहिए। और जो डेयरी है, डेयरी अपन किस तरीके से इसमें मेंटेन कर सकते हैं, वो है पार्ट बी में। इसके अलावा पार्ट बी में थोड़ा सा आपका जो है करंट के बेसिस पे क्वेश्चन है। जैसे इसमें कभी कभी जो पशु जनगणना क्या है, पशु मेले, पशु जनगणना, इसके अलावा जैसे दूध का उत्पादन कितना हो रहा है राजस्थान में, भारत में, या फिर कितना अंडों का उत्पादन हो रहा है। तो ये जो सारे तरीके का जो है वो इसमें आएगा आपके पार्ट बी में। तो आज अपन अपना एक टॉपिक शुरू करते हैं। अपन आज टॉपिक शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो अपना जो टॉपिक रहेगा आज का वो है जैविक अवशिष्टों का निस्तारण। जैविक अवशिष्टों का निस्तारण, जो जिस तरीके से क्या क्या पशु जब पालते हैं या पशुपालन जब अपन करते हैं तो किस तरीके के जो अपन को अवशिष्ट मिलेंगे, जो जनरली जैविक अवशिष्ट मिलते हैं, तो उनका अपन निस्तारण किस तरीके से करेंगे वो अपन को इस यूनिट में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन इसको थोड़ा समझ के चलते हैं। बेसिक टॉपिक है, समझने में बहुत आसानी रहेगी और थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है इसमें, तो अपन इसको ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले अवशिष्टों की बात करते हैं कि अवशिष्ट होते क्या हैं। अवशिष्ट जैसे अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो लास्ट में जो कचरा बच जाता है वो क्या कहलाता है, अवशिष्ट। बहुत ही जनरल बात है कि अवशिष्ट क्या होंगे, जो लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा, कचरा, वो क्या हो जाएगा, अवशिष्ट। अब बात करते हैं जैविक अवशिष्टों की, कि जैविक अवशिष्ट ऐसे अवशिष्ट जो हमें जीवों से प्राप्त होते हैं। किससे, जीवों से। ऐसे अवशिष्ट जो हमें किससे प्राप्त हो, जीवों से प्राप्त हो, तो वो क्या हो जाएंगे अपने जैविक अवशिष्ट। ठीक है, जैविक अवशिष्टों को अपन
इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ऐसे अवशिष्ट जो हमें जीवों से प्राप्त होते हैं और जो क्या होते हैं कार्बनिक, इसको जनरली ऑर्गेनिक शब्द है उसको किस से बोलते हैं? कार्बनिक से बोलते हैं। तो जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ऐसे क्या होते हैं अपने जैविक अवशिष्ट। तो हो गए ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ। तो जैविक अवशिष्ट क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ऐसे अवशिष्ट जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्राएं बहुत ज़्यादा हों जो हमें जीवों से मिले वो क्या कहलाते हैं? जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। ठीक है सब। तो इससे पहले अपन जैविक अवशिष्ट पढ़े, इससे पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं अवशिष्टों के बारे में कि अवशिष्ट क्या होते हैं और जैविक अवशिष्ट किस कैटेगरी में आएंगे अवशिष्टों की। तो अवशिष्टों की बात करते हैं। अवशिष्ट दो कैटेगरी में है। एक कैटेगरी होती है जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय जिसको बोलते हैं बायो डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय जिसको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट होते हैं। ठीक है, अब जो ये वर्ड है निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय इसका मतलब हुआ कि ऐसे अवशिष्ट जिनका क्या हो जाता है? निम्नीकरण हो जाता है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं और जो प्रकृति में अपने आप धीरे धीरे क्या कर लेते हैं? अपने आप को निम्नीकृत होकर एक ही सरल अवस्था में आ जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट। ऐसे अवशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय मतलब ऐसे अवशिष्ट जिनका निम्नीकरण नहीं होता है। मतलब अगर प्रकृति में जिनको जिस अवस्था में रखा गया या जिस अवस्था में उनको छोड़ दिया गया उसके अलावा वो 1000 साल 5000 साल उन सालों के बाद भी वो क्या रहेंगे? उसी अवस्था में रहेंगे, उनका निम्नीकरण नहीं होगा। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? अपने जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्टों में। जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट है और अपन एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं इसका? एग्जाम्पल अपने रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल देखेंगे? ऐसे एग्जाम्पल जैसे देखो जीव जंतुओं से प्राप्त अवशिष्ट, जीव जंतुओं से प्राप्त अवशिष्ट हो गए। पेड़ पौधों से प्राप्त अवशिष्ट। ठीक है, पेड़ पौधों से प्राप्त अवशिष्ट। तो ऐसे अवशिष्ट जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर प्रकृति में किसी भी अवस्था में उनको छोड़ दिया जाए तो वो डिग्रेडेड हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। इसमें कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे प्लास्टिक, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक तत्व, प्लास्टिक्स हो गए और हो गया अकार्बनिक तत्व जो क्या होते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय। अब देखिए जैसे पॉलीथीन है, उनको अगर आप वातावरण में छोड़ दोगे तो वो 100 साल बाद भी अपन को वहीं की वहीं मिलेगी। तो प्लास्टिक्स होंगे, प्लास्टिक्स में जैसे मान लिया पॉलीथीन, वो किस में आ गई? जैव अनिम्नीकरणीय। इसके अलावा आप सोचिए कि जैसे अपना खाना है, रोटी है, अगर उसको अपने वातावरण में छोड़ दिया तो 10 से 15 दिन के अंदर वो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो वो क्या होगी? उसका निम्नीकरण हो गया, तो वो क्या होगी? जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट। तो उसमें अपन ने क्या एग्जाम्पल है कि जैसे जीव जंतुओं से जो मिल रहा है अपन को, पेड़ पौधों से जो मिल रहा है, वो सारी चीज़ें क्या है? जिनका निम्नीकरण हो जाता है वातावरण में, निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय। इतना समझ में आ गया। फिर देखते हैं अपन कि ऐसे कौन कौन से कारकों की बात कर लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें प्राकृतिक
अपघटक कार्य करते हैं, प्राकृतिक रूप से अपघटक होते हैं कि ऐसे प्रकृति में छोड़ दिया तो क्या चीज़ें हैं जो इनको अपघटित कर देंगी। एक होते हैं जैविक कारक, जैविक कारक, ठीक है। जैविक कारक में क्या आ जाएंगे, जीवाणु, जीवाणु हो गए, कवक हो गए और सूक्ष्मजीव हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये इन पौधों पे क्या करते हैं, अपना आश्रय लेते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं और उन पे जैसे ये है, यहाँ पे अगर अपन ने सूक्ष्मजीव छोड़ दिया तो ये सूक्ष्मजीव यहाँ आएगा, आने के बाद यहाँ से क्या है, अपना खाना लेगा और यहाँ पे क्या करते हैं, ये एंजाइम रिएक्शन होती है। तो इनको ये छोटे छोटे इतना बड़ा अगर एक अवशिष्ट होगा तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में और सरल तरीके से उनको क्या कर देता है, उनका निम्नीकरण कर देता है। कौन, जीवाणु, कवक, सूक्ष्मजीव, ये सारे क्या है, जैविक कारक। इसके अलावा प्राकृतिक अपघटक कौन तोड़ सकता है, दूसरा हो सकता है अजैविक कारक। अजैविक में क्या हो जाएगा, तापमान, सूर्य, यूवी रेज, O2, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब जैविक कारक इनको क्यों बोलते हैं, प्रकृति में वो पाए जा रहे हैं, जिनमें जीवन पाया जा रहा है, इसलिए वो क्या हो गए, जैविक कारक। अजैविक कारक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति में तो पाए जा रहे हैं लेकिन इनमें किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तापमान है, उसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं है। सूर्य से आने वाली किरणें, किसी प्रकार का जीवन नहीं है। रेज हैं या फिर ऑक्सीजन है, तो ये सिर्फ गैसेज हैं या फिर जो रेज हैं, तो इनमें किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो इनको किस में इंक्लूड कर दिया गया, अजैविक कारक में। और जैविक कारक कौन से हो गए, जीवाणु, कवक, सूक्ष्मजीव, इस तरीके से हो गए, ठीक है। अब जैव निम्नीकरणीय है, ये वाले जो अवशिष्ट होंगे ये प्रदूषक नहीं होंगे, प्रदूषक नहीं होंगे। ये प्रकृति में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। ये प्रकृति में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो प्रकृति में किसी प्रकार का क्या है, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। इसके अलावा ये जो अपशिष्ट है, ये तो अपन ने पढ़ा कि ये तो 1000 साल या 5000 साल तक वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूस क्या करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो चीज़ प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगी या मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, उसको क्या बोल देते हैं, प्रदूषक बोल देते हैं। प्रदूषक क्या होता है, प्रदूषक एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से और मनुष्य के स्वास्थ्य को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्या कहलाए, पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। तो उसको जो भी सब्सटेंस होगा या फिर जो भी तत्व होगा या जो भी गैस होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रदूषक। तो जो चीज़ प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है वो क्या होगी, प्रदूषक। ये जो चीज़ है प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो ये प्रदूषक नहीं है। जबकि जो जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो क्या है, प्रदूषक है। वो क्या है, प्रदूषक, जो वातावरण में क्या फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, देखो इम्पोर्टेंट, आजकल ऐसे प्लास्टिक बनाए जा रहे हैं जिनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स ये हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं, उनके एग्जाम्पल है पॉली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्काइलेट्स, ओके, जिनको बोल देते हैं PHAs, ठीक है। एक होता है पॉली, ये इम्पोर्टेंट है, पॉली लैक्टिक एसिड, जिसको बोलते हैं PLA। तो आजकल क्या है कि प्लास्टिक है वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वैज्ञानिकों ने एक तरीका खोजा, ऐसे प्लास्टिक बनाते हैं कि जो प्रकृति में अपन खुले छोड़ दिए जाएं तो वो क्या हो जाए, निम्नीकृत हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, दो तरीके के प्लास्टिक बनाए, जनरली बनाए पॉलीलैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वो क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया, उनका बहुलीकरण किया और प्लास्टिक बना दिया। अब ऐसा प्लास्टिक अगर वातावरण में आप
खुले में छोड़ दोगे ना तो क्या हो जाएगा, वो डिग्रेडेड हो जाएगा, मतलब उसका निम्नीकरण खुद ब खुद हो जाएगा। प्रकृति में छोड़ा कौन से, जैविक कारक आए, अजैविक कारक आए और उनका निम्नीकरण हो गया। तो कौन सा था, पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है, PLA। तो जो PLA है वो भी किस में आता है, जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट में, ठीक है। तो अब ये बात कर रहे हैं अपने जो सिलेबस पे है वो क्या है, जैविक अवशिष्ट। जैविक अवशिष्ट को क्या बोल रहे थे अपन, ऑर्गेनिक वेस्ट। जैविक जो अवशिष्ट है उसको क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट, तो ऑर्गेनिक वेस्ट जनरली जीवों से प्राप्त हो रही है तो कौन से, जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट। कैटेगरी तो किसकी होगी, जैव निम्नीकरणीय। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया भाई, सोचने की बात है। तो देखो ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होंगे कि जैविक अवशिष्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट वो हैं जो हमें जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों से सीधे प्राप्त हो, सीधे प्राप्त हो। ऐसे अवशिष्ट जो हमें जीव जंतुओं में, जैसे मान लो कोई जीव है उसका मांस हो गया, वो उसकी डेथ हो गई तो वो प्रकृति में सीधा, प्रकृति में उसकी डेड बॉडी हो गई, ठीक है। इसके अलावा उसके गोबर है, गोमूत्र है, इसके अलावा उसके सींग है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त। इसके अलावा पेड़ पौधों से प्राप्त की बात करते हैं कि पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होगा, पेड़ पौधों से भी लकड़ी प्राप्त हो रही है, पत्तियाँ प्राप्त हो रही है, शाखाएँ प्राप्त हो रही है, उनके फल है, फ्रूट है, जो भी फल सब्जियाँ अपन को प्राप्त हो रही है। तो जो अपन को वातावरण से या जो जीव जंतु है और पेड़ पौधों है उनसे अपन को जो सीधे मिल रहे हैं, जो अवशिष्ट अपन को उनसे मिले और उनसे जो अवशिष्ट अपन को सीधे सीधे प्राप्त हो गए वो क्या हो गए, जैविक अवशिष्ट। तो अपन बात किसकी करेंगे, जैविक अवशिष्ट। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में हैं और जो अपने आप क्या हो जाते हैं, निम्नीकृत हो जाते हैं, वो तो क्या हो गए, जैव निम्नीकरणीय। लेकिन ऐसे पदार्थ जैव निम्नीकरणीय में ही ऐसे पदार्थ जो हमें सीधे जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाते हैं वो क्या हो जाएंगे अपने ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनका क्या पढ़ रहे हैं अपन, निस्तारण पढ़ रहे हैं। क्यों जरूरी है कि ऑर्गेनिक वेस्ट का अपन को निस्तारण करना, भाई अपन ने पढ़ा कि प्रदूषक तो नहीं है, प्रदूषक नहीं है, ये वाले प्रदूषक है, तो जरूरी है ना कि ये वाला जो है इसका निस्तारण हो। इसका निस्तारण क्यों आवश्यक है, तो इसका निस्तारण इसलिए आवश्यक है, जैसे मान लो अगर कोई भी कचरा है, घरेलू कचरा है, जो अपने आप क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। जैसे मान लो कि ये है कि जीव जंतु है, उनसे मान लो कि गोबर प्राप्त हुआ, तो अपन ने उसको क्या किया कि एक जगह इकट्ठा कर दिया कि ये बहुत सारा गोबर है, इसको इकट्ठा कर दिया। लेकिन क्या होगा, ये इस पे बहुत सारे, जब इनका अपघटन होगा तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव आएंगे, सूक्ष्म जीव इस पे रहेंगे। अब जब सूक्ष्म जीव इन पे रहेंगे तो इनकी क्या है, क्रियाएं बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा क्रिया करेंगे। तो ऐसे सूक्ष्म जीव भी तो होंगे जो रोग फैलाएंगे, तो रोग कारक सूक्ष्म जीव होंगे, ठीक है। तो जब हम इनका निस्तारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब ये प्रकृति में खुले छोड़ दिए जाते हैं तो इन पे रोग कारक जो जीवाणु है वो भी आके रहने लग जाते हैं, और जो किसका कारण बनते हैं, बीमारियों का, बीमारियां फैलाते हैं, तो जो मनुष्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो इसलिए जो जैविक जो अवशिष्ट है, प्रदूषक तो नहीं है वो, लेकिन उनका निस्तारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर उन्हें प्रकृति में खुला छोड़ दिया गया तो खुले छोड़ देने से क्या होगा कि वो रोगकारक, उन पे जो जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, वो आएंगे और प्रकृति में क्या फैलाएंगे, रोग फैलाएंगे और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो निस्तारण इसलिए आवश्यक है इनका, ठीक, जल्दी से जल्दी निस्तारण। और दूसरा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो किसी भी तरीके से काम में ली जा सके, भाई कोई भी चीज़ है उसको अपन एक, अगर वो अवशिष्ट है तो वो दूसरे मेथड, दूसरी जगह वो हो सकता है किसी काम आ जाए, तो जल्दी से जल्दी उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए क्यों किया जाता है इनका निस्तारण, इसलिए किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे कि क्या क्या इसमें मेथड हो सकते हैं। जैविक अवशिष्टों के निस्तारण के क्या क्या मेथड हो सकते हैं।
विधियां क्या क्या हो सकती हैं? अपन लिखते हैं निस्तारण की विधियां। सबसे पहले होती है कंपोस्टिंग, एक होती है इसमें क्या? कंपोस्टिंग। सेकंड होती है रेंडरिंग, सेकंड हो गई रेंडरिंग, ठीक है। थर्ड हो सकता है कि अपन इसका उपयोग कर ले शैवाल, शैवाल से उसका क्या कर दे? शैवाल से उपचार कर दे, शैवाल उपचार द्वारा इसका क्या कर सकते हैं? निस्तारण कर सकते हैं। फोर्थ हो सकता है अवायवीय, इसका क्या कर सकते हैं? पाचन, अवायवीय पाचन द्वारा। अब अवायवीय जो पाचन है इसको जनरली बोल देते हैं बायोगैस निर्माण, बायोगैस निर्माण कर सकते हैं, बायोगैस का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन, ठीक है। बायोगैस का क्या कर सकते हैं? इसमें अपन इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि अपन जो अपन को मिले, जैसे गोबर गोमूत्र है, उसको अपन सीधे ही किसी अन्य उपयोग में काम में ले लें तो उनका सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? निस्तारण। तो अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अन्य उपयोग, ठीक। कौन कौन से हो गए? कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो जटिल जो पदार्थ होंगे उनको किसमें? सरल पदार्थ में तोड़ा जाएगा और उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। बहुत ही आराम से डिटेल से पढ़ेंगे इसको। रेंडरिंग है, रेंडरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपोस्टिंग जिसके अपन नहीं कर सकते या फिर जिसका अवायवीय पाचन नहीं कर सकते, ऐसे सॉलिड पदार्थ जैसे गाय के सींग है, खुर है ना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट क्या है? प्रकृति में जाएंगी तो वो बहुत जल्दी क्या नहीं होंगी? निम्नीकृत नहीं होगी, बहुत ही समय लगाएंगे निम्नीकृत होने में। तो उसके लिए जो प्रोसेस है जिसको जल्दी से जल्दी क्या किया जा सके? निम्नीकृत और काम में लिया जा सके, जिससे देश की इकोनॉमी अच्छे से चले, तो उसको क्या बोलेंगे? रेंडरिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्रोसेस है, जैसे खुर है, गायों के खुर हो गए, सींग हो गए, इनको जिस प्रोसेस से डिग्रेडेड किया जाता है वो क्या होगी? रेंडरिंग प्रोसेस। फिर है एक मेथड है शैवाल उपचार, कि अपन क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे जो खाने वाले जो शैवाल होते हैं, जैसे क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है, तो इनको क्या करते हैं कि उन अवशिष्ट पदार्थों पे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। फिर वो वहाँ से खाना लेते हैं और उससे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जैसे शैवाल है वो बहुत सारे ईंधन बनाते हैं, बहुत सारा खाना बनाते हैं, तो अपन उनका शैवाल उपचार कर सकते हैं। अवायवीय पाचन है, अवायवीय पाचन बायोगैस फॉर्मेशन है, बायोगैस का निर्माण अपन बहुत जगह पढ़ चुके हैं कि बायोगैस एक ईंधन के रूप में काम में ली जाती है, तो ये वाला उपचार कर सकते हैं, इसका निस्तारण कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो उपयोग हैं वो अपन इसमें पढ़ेंगे। इसमें एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे अपन, वो है बायोमेडिकल वेस्ट का। वो पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। अब देखिए बायोमेडिकल वेस्ट वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्या है अपना जैविक अपशिष्ट ही है। अब बायोमेडिकल वेस्ट है उसमें तो हो गए सिरिंज हो गए, ग्लव्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें ये क्या प्लास्टिक की चीज़ें हैं, लेकिन ये जैविक अपशिष्ट तो नहीं हुए। पर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि गायों का जब उपचार किया जाता है तब जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो भी अपन को मिलेंगे। भाई जो जैविक अपशिष्ट है वो तो मिल ही रहे हैं ना, पशुओं से उनके गोबर है, गोमूत्र है, इसलिए मिल रहे हैं, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट भी तो मिलेंगे साथ में। तो अपन थोड़ा सा नॉलेज एनहेंस करने के लिए क्या पढ़ लेंगे? बायोमेडिकल वेस्ट है उनका निस्तारण अपन किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अपन देखेंगे क्लास में क्या क्या, कंपोस्टिंग, रेंडरिंग, शैवालों से उपचार, अवायवीय पाचन, अन्य उपयोग और बायोमेडिकल वेस्ट, किस तरीके से इसका निस्तारण किया जाएगा।